कल की मूवी की शुरुआत होती है महाभारत में। महाभारत की जंग को दिखाते हुए, जहां पांडवों ने कौरव पर जीत हासिल कर ली थी। सभी मारे जा चुके थे सिवाय अश्वत्थामा के। यहाँ तक के द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा के पिता, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, जिससे अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। वो पांडवों की वंश को मिटाना चाहता था, इसीलिए वो ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर अटैक कर देता है, जिसके पेट में पांडवों का वंश पल रहा था। लेकिन अश्वत्थामा ने उसे मिटा दिया। अब ये देख ऑब्वियस सी बात है, भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में पहले तो अश्वत्थामा को खूब मारते हैं, फिर बाद में उसे अमर रहने का श्राप दे देते हैं कि वो कभी मरेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। कृष्ण उसके माथे की मणि निकाल कर कहते हैं कि उसके माथे का खून कभी बंद नहीं होगा। ये मणि ही थी जो अश्वत्थामा को प्रोटेक्ट करती थी, उसके जख्म हील करती थी। अश्वत्थामा मृत्यु चाहता था, लेकिन मृत्यु उसके लिए बहुत आसान सजा थी। वो अमर होते हुए भी पल पल मरेगा मौत के लिए, लेकिन मौत नहीं आएगी। यही श्राप था कृष्ण का। कलयुग खत्म होने तक उसे जिंदा रहना होगा। श्राप मिलने के बाद अश्वत्थामा को एहसास हुआ कि वो कितना गलत है, इसीलिए वो कृष्ण से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पश्चाताप करने का मौका दो, जिस पर कृष्ण उसे एक मौका दे देते हैं। वो अश्वत्थामा से कहते हैं कि आने वाला युग कलयुग होगा। कलयुग में एक कली नाम का राक्षस आएगा जो इंसानियत का खात्मा कर देगा। उसी को रोकने और मारने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे, यानी कल की अवतार में। पर जाहिर सी बात है, कली उन्हें इतनी आसानी से जन्म नहीं लेने देगा। वो जिस माँ के कोख से जन्म लेंगे, कली उनके जान के पीछे होगा और उन्हें मारना चाहेगा ताकि कल की अवतार जन्म ही न ले। उस वक्त अश्वत्थामा को माँ की रक्षा करनी होगी। जैसे उसने आज एक गर्भ में पलने वाले बच्चे को मारा है, वैसे ही उसे उनकी रक्षा करनी होगी गर्भ में। उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा ताकि कल की कलयुग में जन्म ले और कली को खत्म कर दे। ये सब तब शुरू होगा जब गंगा में एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ 6000 साल बीत चुके हैं। इसी बीच इंसान बहुत इवॉल्व हुए, तरक्की हासिल की, एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई, बहुत खतरनाक वेपन्स बनाए। लेकिन इंसान की फितरत में है लड़ना, झगड़ना, फसाद करना, खून खराबा करना। ईगो और गुस्से के रहते एक दूसरे को ही मारने लगे, आपस में ही वॉर्स करने लगे। और अब हाल ये है कि दुनिया रहने के लायक नहीं बची। इंसानों ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। न पानी है, न साफ हवा, न खाने को खाना, न पेड़ पौधे, सब कुछ खत्म हो चुका है। सिर्फ एक शहर है जो रहने के लायक बचा है, काशी, जहाँ अब भी इंसानों की थोड़ी बहुत बस्ती है। काशी दुनिया का पहला और आखिरी शहर दोनों है। मतलब जब इंसान बसना शुरू हुए थे तब काशी ही पहला शहर था जहाँ से शुरुआत हुई थी, और जब की दुनिया खत्म होने को है तब भी काशी ही है। साल है 2898। हम वीरन और मरियम नाम के दो बागियों को बात करते हुए सुनते हैं। वीरन माँ की तलाश में था, जिसे वो हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लोग सभी लड़कियों को इकट्ठा कर रहे थे। वीरन का कहना था कि उसने कर्से से किसी गर्भवती महिला को देखा तक नहीं है। अब भी वो बॉम्बे से खाली हाथ ही लौट रहा था। दूसरी तरफ रूमी नाम का एक बागी अभी काशी ही जा रहा है। उसी गाड़ी में कुछ और लोग भी जा रहे थे, गंगा नदी के रास्ते से, जो पूरी तरह सूख चुकी है। एक छोटी बच्ची बहुत बीमार थी और पानी के लिए तड़प रही थी। उसका बाप गाड़ी में बैठे सभी लोगों से पानी के लिए मिन्नतें कर रहा था, लेकिन कोई भी उसे पानी देने के लिए तैयार नहीं था। तभी रूमी उसे पानी दे देता है और सभी रूमी को बड़ी हैरानी से देखते हैं, क्योंकि अब कोई भी पानी फ्री में नहीं देता था। एक छोटी बच्ची रायन, जो लड़की के भेस में घूम रही थी, उससे रूमी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी काशी पहुंच गई। काशी शहर में भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। लोग भूख और प्यास में मर रहे हैं। गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा और सोना कुछ काम का नहीं। यहाँ चलता है तो सिर्फ यूनिट्स में ही सब व्यापार होता है। काशी के बीचों बीच है कॉम्प्लेक्स, जो दिखने में उल्टा ट्रायंगल जैसा लगता है। कॉम्प्लेक्स और काशी में रूल करता है सुप्रीम यास्किन, जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ये आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल थी। बेसिकली कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जो अमीर लोगों के लिए बनाई गई है, जहाँ दुनिया की बची हुई सभी रिसोर्सेस है। खाना है, साफ हवा है, पीने के लिए पानी है, सभी सुविधाएं मौजूद है। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स होना चाहिए। 1 मिलियन यूनिट्स लेकर कोई भी कॉम्प्लेक्स में रह सकता है, वहाँ की सुख सुविधाएं उठा सकता है, जो कि गरीब लोगों के लिए नामुमकिन है। गाड़ी काशी पहुँची, जहाँ सभी लोगों को नीचे उतारा गया। उनमें से लड़कियों और आदमियों को अलग कर दिया जाता है। एक बाउंटी हंटर था जो फर्टाइल लड़कियों को सुप्रीम यास्किन के कमांडर को बेच देता था। ऐसा क्यों?
वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। फर्टाइल लड़कियों के बदले में उसे 10,000 यूनिट्स मिलते थे। काशी में ऐसे कई बाउंटी हंटर्स थे जो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए तरस रहे थे। वो बाउंटी के बदले सौदा किया करते। उस बीमार बच्ची को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। रायन का भाई जो कि छोटा सा बच्चा था, यूनिट्स के बदले में उसे बेचने का सोचता है, लेकिन सही वक्त पर रूमी ने उसे बचा लिया। रूमी रायन को भी अपने साथ ले गया खुफिया ठिकाने पर, जहाँ काशी में शंभाला के बागी छुपे हुए थे। शंभाला वो जगह है जहाँ सभी बागी रहते हैं और यही कल के अवतार का जन्म होगा। ये जगह कहाँ है कोई नहीं जानता सिवाय उन लोगों के जो वहाँ रहते हैं। खैर, मूवी में हम आगे देखते हैं कि मरियम और वीरन रूमी को वापस लौटने का कह रहे थे, लेकिन रूमी उन्हें एक लड़की बताता है जो प्रेग्नेंट थी। इसका नाम दिव्या था। उन्हें लग रहा था कि दिव्या ही वो माँ है। रूमी अश्वत्थामा की मणि को अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि अगर कल की भगवान करीब हो गए तो ये मणि चमकेगी। अगर मणि दिव्या के करीब ले जाने पर रोशन हो गई तो दिव्या ही होगी जो कल की को जन्म देगी। पर ऐसा होता नहीं है। मणि उसके करीब जाने पर भी नहीं चमकती, जिससे सभी की उम्मीदें टूटने लगी। तभी सुप्रीम यास्कीन की आर्मी वहाँ आ गई। वो उन पर अटैक कर देती है। कुछ लोग जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन रूमी और दिव्या पकड़े गए। इसी भागा दौड़ी में वो मणि भी गिर गई, जिसे रायन उठाकर अपने पास रख ली। इधर रूमी और दिव्या को कमांडर मानस के सामने लाया गया। कमांडर मरियम से प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के जरिए बात करता है। उसने मरियम से कहा कि अगर वो उसे शंभाला का पता दे देगी तो वो दिव्या और रूमी को छोड़ देगा, पर ये सब उसकी चाल थी और मरियम ये जानती थी, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। उसने उगलवाने के लिए दिव्या को मारने की धमकी दी, लेकिन दिव्या खुद ही कहती है कुछ मत बताना, मारने दो इन्हें मुझे, जिस पर कमांडर उसे मार देता है और कहता है कि गॉड सिर्फ एक ही है, सुप्रीम यास्कीन। रूमी उसे कहता है कि हाँ, गॉड सिर्फ एक ही है और वो जल्द ही बुराई का अंत करने आ रहे हैं। ये कहने पर कमांडर ने रूमी को भी मार दिया और मरियम बस देखती रह गई। कमांडर ने भागे हुए बागियों को बाउंटी करार दिया और उन पर 5,000 यूनिट्स का इनाम रख दिया। अब सभी बाउंटी हंटर्स उनके पीछे पड़े थे। वो उनका पीछा कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए। इसी चक्कर में वो तीनों अलग हो जाते हैं। रायन के पीछे एक रोबोट पड़ गया और उनका एक साथी ल्यूक बाउंटी हंटर्स के बीच फंस गया और यहाँ एंट्री होती है एक बाउंटी हंटर भैरवा की, जो ल्यूक को पकड़ने आया था। दूसरी तरफ हम मरियम को शंभाला में देखते हैं। शंभाला में ट्री ऑफ लाइफ है। यही कल की अवतार जन्म लेंगे, लेकिन ये पेड़ उनके इंतजार में सूख चुका है। इधर भैरवा की एआई साथी भुज्जी ल्यूक को स्कैन करके बताती है कि उस पर 5,000 यूनिट्स का इनाम है। अब भैरवा भी बाउंटी हंटर था और बचपन से उसका सिर्फ एक ही सपना था, कैसे भी 1 मिलियन यूनिट्स जमा करके कॉम्प्लेक्स में ऐश की जिंदगी जिए। भैरवा और उन बाउंटी हंटर्स में बहुत तगड़ी फाइट होती है। ये बहुत अमेजिंग फाइट सीक्वेंस था, जिसके बाद भैरवा ने सभी को हरा कर ल्यूक को कब्जे में कर लिया। अब भैरवा की बात करें तो वो बहुत अमेजिंग फाइटर है, जिसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, न बाप न माँ बाप का पता नहीं, लेकिन एक जंग से कैप्टन ने उसे उठा लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। कैप्टन ने ही उसे सब कुछ सिखाया था। बाद में कैप्टन की नीयत बदल गई और जुए में उसने भैरवा का सौदा कर दिया, लेकिन भैरवा कैप्टन से भी ज्यादा चालाक निकला। उल्टा उसी ने कैप्टन को अच्छे खासे दामों में कॉम्प्लेक्स को बेच दिया और जब से भैरवा इसी कोशिश में है कि बस कॉम्प्लेक्स मिल जाए। लेकिन भैरवा के पास अभी कुछ नहीं है, बल्कि वो तो कर्जे में डूबा हुआ है। टाइम पर रेंट नहीं देता, लोगों की यूनिट्स वापस नहीं करता। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड को तक नहीं छोड़ा, उससे भी उधारी लेकर वापस नहीं दिया। भाई क्या बंदा है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी है और बहुत बड़ा दानी भी है। भुज्जी उसे बहुत बुरी हालत में मिली थी, लेकिन उसे बचाने के लिए उसने अपने सालों की जमा किए हुए यूनिट्स बेच दिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों को खुदाई करते हुए अर्जुन का बाण घानदेव मिलता है। बाद में काउंसलर मानी ने उस बाण को अपने कब्जे में ले लिया। फिर हम समेटी को देखते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। उस चैम्बर में और भी कई सारी लड़कियां थी जो छोटे छोटे सेल्स में रह रही थी। उन सभी ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। समेटी उठती, अपने हाथ पर गड़ा टैग स्कैन करती और फिर उसे खाना मिलता, जो देखने में इतना एपेटाइजिंग तो नहीं लग रहा था। उसके बाद समेटी एक ट्रे में फ्रेश फ्रूट्स और साफ पानी ले जाकर एक लड़की को देती है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां वहाँ प्रेग्नेंट थी। दरअसल सुप्रीम यास्कीन की आर्मी दुनिया भर से लड़कियों को कॉम्प्लेक्स में लाते थे। उसके बाद उन्हें सीडिंग के जरिए प्रेग्नेंट किया जाता था और जो लड़कियां प्रेग्नेंट होकर पॉजिटिव पाई जाती, उन्हें अलग चैम्बर में सुख सुविधाएं और अच्छा खाना दिया जाता, और जो लड़कियां नेगेटिव होती थी उन्हें अलग चैम्बर में प्रेग्नेंट लड़कियों की देखभाल के लिए रख लेते थे। सीडिंग प्रोसेस के लिए सीड प्रोबेबली सुप्रीम यास्कीन के यूज किए जाते होंगे, बट इट
जस्ट अनुमान, बिकॉज मूवी में कहीं भी क्लियरली नहीं बताया गया है। पर इतना था कि जो सीडिंग का फॉर्मूला था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज तक कोई भी प्रेगनेंसी 100 दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। कोई भी प्रेग्नेंट लड़की 100 दिन के ऊपर बच्चे को कैरी नहीं कर सकी। या तो लड़कियां मर जाती थी या फिर बच्चे। लेकिन सुप्रीम यास्कीन को 150 डेज के ऊपर प्रेगनेंसी चाहिए थी। कमांडर मानस आज ही यास्कीन से मिलने जा रहा था, इसीलिए वो सीरम साथ ले जाना चाहता था। एक लड़की जिसके 98 डेज हो गए थे, वो उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाते हैं। उसे ट्रायंगल शेप की मशीन में डालते हैं। फिर उस मशीन में बच्चे में से सीरम एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू होता है। समेटी ये सब देख रही थी। सीरम एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस लड़की को नीचे गिरा देते हैं, जहाँ से वो स्लाइड होकर एक बहुत बड़ी आग की भट्टी में गिर जाती है। और हम देख पाते हैं वहाँ और भी कई सारी लड़कियाँ हर मिनट उस भट्टी में गिराई जा रही थी। एक और लड़की 100 दिन पार नहीं कर पाई थी। साइंटिस्ट कमांडर मानस से कहता है कि मुझे जब तक पूरी बात नहीं पता होगी कि आखिर सुप्रीम यास्कीन चाहते क्या है, मुझे क्या बनाना है, मैं कैसे एक्सपेरिमेंट पूरा करूं, मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट के क्या है। इसीलिए कमांडर उस साइंटिस्ट को सुप्रीम यास्कीन के पास ले जाता है। फिर वो काउंसलर मानी के जरिए यास्कीन तक जाते हैं। अब हम सुप्रीम यास्कीन को पहली बार देखते हैं, जो कि 200 साल का एक इंसान है। वो हवा में फ्लोट कर रहा था। हम सुप्रीम यास्कीन को देखकर समझ पाते हैं कि वो सिर्फ सीरम पर ही जिंदा है। साइंटिस्ट उसे सीरम दे देता है और सीरम इंजेक्ट करने के बाद यास्कीन अचानक पानी में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उठा और कहा कि बहुत सालों बाद मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है। मतलब वो सीरम नहीं, जहर था। साइंटिस्ट यास्कीन को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो भी जान गया था कि ये सब गलत है। खैर, यास्कीन उसे अपने एक आंसू की बूंद से मार देता है। यास्कीन बहुत पावरफुल बीइंग है। दूसरी तरफ समेटी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखकर बहुत घबरा गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वो प्रेग्नेंट थी और तो और उसे 150 डेज से ज्यादा हो चुके थे। ये बात उसने सबसे छुपा के रखी थी और पता नहीं कैसे जब भी उसे चेक किया जाता था वो नेगेटिव ही आती। इसीलिए उसकी प्रेगनेंसी सबसे छुपी रही। लेकिन उसकी फ्रेंड हेरम को पता चल जाता है कि समेटी प्रेग्नेंट है, वो भी 150 डेज से ज्यादा। वो समेटी को सलाह देती है कि वो कमांडर को बता दे, फिर वो कॉम्प्लेक्स में रानियों की तरह राज करेगी। पर समेटी को पता था कि उसके बच्चे का हाल क्या होगा और वो ऐसा नहीं चाहती थी। हेरम कहती है कि इतनी सेंटी मत हो, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, उसका कोई बाप नहीं है। जिस पर समेटी कहती है माँ तो है ना। उसका कहना था कि उसे अपनी माँ का चेहरा तो याद नहीं और उसके बाप ने उसे बचपन में ही कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था, जब से उसकी जिंदगी में अपना कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बच्चा उसका है, इसीलिए वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है। इधर भैरवा यूनिट्स इकट्ठा करने में लगा हुआ था। भैरवा को सिर्फ यूनिट्स की पड़ी थी, यहाँ तक कि वो अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को भी ज्यादा भाव नहीं देता था। पर जैसे ही उसे पता लगा कि रॉक्सी की जॉब लग गई है कॉम्प्लेक्स में, तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगा। वो रॉक्सी को कन्विंस करने में लगा था कि उसे भी अपने साथ ले जाए। बहुत पटाने के बाद रॉक्सी फाइनली मान जाती है, पर सिर्फ एक दिन के लिए। रॉक्सी को कॉम्प्लेक्स में 70 दिन का काम मिला था। वो भैरवा को एक दिन के लिए अपॉइंट करवाती है और दोनों साथ में कॉम्प्लेक्स में एंटर होते हैं। वहाँ उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। आप सोच रहे होंगे कुछ बहुत ही यूनिक सा हाई टेक्नोलॉजी वाला कुछ, नहीं, वो थे जंगल, खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, समंदर की लहरें, घोड़े, अच्छा खाना, अलग अलग फ्रूट्स के पेड़। ये सभी चीजें हमारे लिए आज बहुत नॉर्मल है, जो आसानी से मिल जाते हैं, बल्कि हम तो उनकी कदर भी नहीं करते, उन्हें खत्म करने में लगे हुए हैं। पर उनके लिए ये बहुत अनमोल थे, क्योंकि उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ नेचर और नेचर के अनमोल खजाने। रॉक्सी और भैरव गार्ड से छुपकर बहुत एंजॉय करते हैं। वो तो चोरी छुपे एक शानदार पार्टी में भी घुस गए और वहाँ खूब मजे किए। पर भैरवा की हरकतों के चलते वो पकड़ा गया और कॉम्प्लेक्स से बाहर फिकवा दिया गया। उसके बाद तो भैरवा का दिल ही टूट जाता है। उसने काशी वापस आकर खूब शराब पी, वो भी फ्री की, जुगाड़ू बंधा है। अब जबकि उसने कॉम्प्लेक्स के अंदर की आलीशान जिंदगी देख ली थी, वो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए तड़प रहा था। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इधर समेटी के लिए नई नई परेशानियां खड़ी हो रही थी। हेरम का जो बॉयफ्रेंड था, उसकी गंदी नजर समेटी पर थी। वो उसे अकेला पाकर हमला कर देता है और इसी चक्कर में समेटी का पेट भी उसे नजर आ गया। वो जान गया कि वो प्रेग्नेंट है। समेटी उस पर वेपन से अटैक करने को तैयार थी, पर तभी हेरम वहाँ आ गई और वो समेटी
से वेपन लेकर उसके बॉयफ्रेंड को दे देती है और समेटी को सॉरी कहती है, उसने अपनी फ्रेंड को धोखा दे दिया। अब समेटी कमांडर के कब्जे में थी, उसे भी व्हाइट गाउन पहनाकर सेल में डाल दिया गया। साइंटिस्ट खुश थे कि समेटी ने 150 डेज क्रॉस कर लिए थे। वो कमांडर को बताता है कि इस बच्चे की ग्रोथ बाकी बच्चों से ज्यादा है और ऐसा ही रहा तो ये बच्चा कुछ ही हफ्तों में पैदा हो जाएगा। इस पर कमांडर कहता है कि सुप्रीम को बच्चे नहीं पालने, उसे तो बस सीरम से मतलब था। वो साइंटिस्ट से कहता है कि इसे एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार करे। दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो अभी भी रोबोट से बचकर भाग रही थी, लेकिन एक रोबोट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो उसे बचते हुए एक गुफा तक जा पहुंची, लेकिन वो वहाँ भी आ गया और उसे पैरों से घसीटते हुए ले जाने लगा। तभी हम एक बुढ़े साधु जैसे आदमी को देखते हैं जो रायन को उस रोबोट से बचाता है। इसी बीच रोबोट ने उसके पेट पर वार कर दिया था। कॉम्प्लेक्स में समेटी को एक्सट्रैक्शन के लिए लाया गया। मशीन में उसे डालकर सीरम एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू होता है। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी और फिर बाद में बंद ही पड़ गई। समेटी उस ट्रायंगल से नीचे गिर गई। वो फिसलते हुए भट्टी की ओर बढ़ रही थी। वो गिरती ही जाती है पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हेरम उसे बचा लेती है। हेरम ने ये सब समेटी को बचाने के लिए किया था। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद वो लोग उसे भी पकड़ लेते और उसके पास कोई मौका नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि हेरम भी शंबाला की एक बागी है जो कॉम्प्लेक्स में जासूसी करने आई थी। उसने शंबाला के लोगों को वहाँ बुला लिया था ताकि समेटी को शंबाला सेफली ले जा सके। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे पड़ गए। हेरम वहाँ रुककर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने का डिसाइड करती है। उसने समेटी को अकेले ही बाहर जाने का कहा। बाहर के रास्ते में लेजर लगा हुआ था जिससे फायर एक्टिवेट हो गई, पर हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि आग खुद ही रास्ता बना रही थी। समेटी और उसका बच्चा बहुत स्पेशल थे। दूसरी तरफ रायन और वो आदमी उसी गुफा में थे। उसी वक्त रायन के पास जो मनी थी वो अचानक चमकने लगी। ये इशारा था कि कल की अवतार बहुत करीब है। वो बुढ़ा आदमी उस मनी को अपने सर पर लगाता है क्योंकि वो अश्वत्थामा था। मनी लगाते ही अश्वत्थामा के सारे जख्म हील होने लगे। वो ये कहकर बाहर चला जाता है कि वक्त आ गया है। इधर समेटी आग की लहरों से बचकर बाहर आई। इतनी आग में उसे कुछ नहीं हुआ। उसके कपड़े तक जल गए लेकिन उसकी बॉडी को आग छू नहीं पाई। ये देखकर वीरन, कायरा और अज्जू बहुत हैरान हुए कि आखिर यह है कौन। कॉम्प्लेक्स में रखे हुए गांधीव में भी शक्तियाँ वापस आ गई। अब उसे कोई नहीं छू सकता था, यहाँ तक के मशीन्स भी। वो इतना शक्तिशाली था कि जो भी उसे उठा पाएगा वो भगवान को भी हरा सकता है। अब इधर समेटी को वीरन, कायरा और अज्जू शंबाला ले जाने लगते हैं। अज्जू और कायरा लवर्स थे। कायरा कहती है कि वो शंबाला पहुंचकर शादी करने वाले हैं। कायरा समेटी से उसका नाम पूछती है लेकिन उसे तो अपना नाम भी नहीं पता था। लेकिन उसके हाथ पर जो निशान था उस पर सम 80 लिखा हुआ था। अब ऑब्वियसली ऐसा तो कोई नाम नहीं, इसीलिए कायरा उसका नाम समेटी से सुमति रख देती है। तभी कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स वहाँ जाते हैं। तीनों मिलकर उन्हें हरा तो देते हैं लेकिन सभी बाउंटी हंटर्स को सुमति का अलर्ट मिल गया था। इतना ही नहीं, सुमति के ऊपर 5 मिलियन यूनिट्स का इनाम रखा गया। अब तो सभी बाउंटी हंटर्स भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ गए थे। वीरन, अज्जू और कायरा पूरी कोशिश करते हैं सुमति को बचाने की। वो बहुत तगड़ी फाइट देते हैं लेकिन कंची आग वाला बाउंटी हंटर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे रोकने की कोशिश में बेचारी कायरा मारी गई। कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स भी वहाँ आ गए। अज्जू भी घायल हो गया और वीरन को भी वो लोग पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ सुमति की रक्षा करने आता है अश्वत्थामा, जो कि एक झटके में उन गार्ड्स को धूल चटा देता है। अश्वत्थामा सुमति को देखकर माँ बुलाता है, मतलब सुमति ही वो माँ है जो कल की अवतार को जन्म देगी। अब एक बाउंटी हंटर से छुटकारा मिला तो दूसरा आ गया। गेस हो? भैरवा। ये भी अपनी बाउंटी लेने वहाँ आ गया। 5 मिलियन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी वो कहाँ छोड़ेगा। अश्वत्थामा और भैरवा में एक मस्त फाइट सीक्वेंस होता है। कभी भैरवा जीत रहा था तो कभी अश्वत्थामा, दोनों ही टक्कर के थे लेकिन आखिर में अश्वत्थामा भैरवा को हरा देता है। वीरन उन्हें शंबाला ले जाता है। शंबाला में एक आदमी था जो सुमति के वहाँ आने से खुश नहीं था। वो कहता है कि इसे यहाँ क्यों लाए हो, अब कॉम्प्लेक्स के लोग इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएंगे। पर मरियम जैसे ही सुमति को देखती है वो भी उसे माँ बुलाती है। सुमति ही थी जिसका उन्हें इतने सालों से इंतजार था। तभी वो आदमी कहता है कि क्या सबूत है कि यही कल के अवतार को जन्म देगी। तभी बारिश शुरू हो गई और सब समझ गए कि भगवान आने वाले हैं, क्योंकि कई सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। और जैसे ही सुमति वहाँ आई बारिश होने लगी। दूसरी तरफ भैरवा ने 5 मिलियन के चक्कर में कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स को भी मार दिया था, जिस वजह से उसे कॉम्प्लेक्स से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाता है। वो निराश होकर वापस लौट जाता है क्योंकि उसका तो सिर्फ एक ही मकसद था, कॉम्प्लेक्स, और अब वो ही नहीं रहा तो वो ल्यूक को छोड़ देता है और कहता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है भैरवा। तुम क्या कॉम्प्लेक्स के पीछे भाग रहे हो? हमारे साथ शंबाला चलो।
शंबाला में हमारा साथ दो, तुम्हारी मदद से हम कॉम्प्लेक्स के लोगों को हरा पाएंगे। तभी भैरवा कहता है कौन मुझे शंबाला ले जाएगा। इस पर ल्यूक ने कहा मैं ले जाऊंगा। और यहाँ हमें पता चलती है असली बात। दरअसल भैरवा नाटक कर रहा था कॉम्प्लेक्स से बैन होने का, ताकि ल्यूक उसे वहाँ ले जाए। उसने तो कमांडर मानस से डील कर ली थी सुमति की, जिसके बदले वो उसे कॉम्प्लेक्स में आने देगा। लड़ाई के वक्त उसकी AI कार पूरी डैमेज हो गई थी, तो वो उसे रिपेयर करने में लग जाता है। शंबाला में सुमति के आने से सभी बहुत खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। रायन अश्वत्थामा से कहती है अब तो इस बोरिंग सी लाठी को छोड़ दो, कोई अच्छा सा हथियार ले लो। जिस पर अश्वत्थामा कहता है ये कोई साधारण लाठी नहीं बल्कि युद्ध का शक्तिशाली अस्त्र है। जिस पर रायन पूछती है कि उस युद्ध में तो आप ही सबसे बेस्ट हो गए। अश्वत्थामा कहता है नहीं। अब हम फ्लैशबैक में वापस महाभारत के वक्त में जाते हैं, जहाँ अर्जुन ने अश्वत्थामा को हरा दिया था। रायन कहती है क्या अर्जुन सबसे शक्तिशाली है? अश्वत्थामा कहते हैं नहीं, वो मेरा मित्र कर्ण था और ये अस्त्र उन्हीं का है। लेकिन जबकि वो नहीं रहे तो इस अस्त्र की शक्तियाँ भी चली गयी और अब ये सिर्फ मुझ बुड्ढे के चलने का सहारा है। दूसरी तरफ हम कंची आंख वाले बाउंटी हंटर को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था और तो और उसने वीरन की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया था। अब वो कॉम्प्लेक्स को इसकी खबर देने चला गया। इधर सुमति देखती है कि शंबाला में सभी लोग मर चुके हैं, जो कि उसका सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन इस वजह से वो बहुत परेशान हो गई। वो अश्वत्थामा से कहती है कि जिसने अभी तक पहली सांस नहीं ली, वो इतनी सारी आखिरी सांसों की वजह कैसे हो सकता है? अश्वत्थामा कहता है कि हर मृत्यु के पीछे वजह होती है और ये बच्चा आने वाली कई नई सांसों की वजह बनेगा। इधर भैरवा ल्यूक के साथ शंबाला आ गया था। उसने सबसे पहले ल्यूक को ही बेहोश कर दिया और सुमति के पास जाने लगा। अश्वत्थामा सुमति के पास आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों बाहर ही जा रहे थे कि तभी उनके सामने से एक और अश्वत्थामा आ जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगी और हम समझ पाते हैं कि जो सुमति को अपने साथ ले जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि भैरवा था, जिसने अपना भेष अश्वत्थामा में बदल लिया था। दोनों में खूब फाइट होती है। भैरवा अपनी कार को ट्रांसफॉर्म करके एक गोरिल्ला के आकार में बदल लेता है। ट्रैकर की मदद से कमांडर मानस और उसकी आर्मी शंबाला तक पहुंच चुके थे। शंबाला में वकांडा जैसी प्रोटेक्टिंग शील्ड लगी हुई थी, लेकिन यास्किन की आर्मी के पास बहुत पावरफुल वेपन्स थे, तो वो शील्ड को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। शंबाला के लोग भी तैयार थे उनका सामना करने के लिए। मरियम भी लड़ाई में पूरा साथ दे रही थी। वो सुमति को दूसरे साथियों के साथ भेज देती है और खुद मानस का सामना करती है। वो मानस के सामने डट कर लड़ती रही, लेकिन आखिर में मानस ने मरियम को मार दिया। सुमति ये देखकर बहुत दुखी हुई। दूसरी तरफ भैरवा कितनी भी कोशिश कर ले अश्वत्थामा को हरा नहीं पा रहा था। सुमति एक फ्लाइंग कार पर थी, तभी एक गार्ड ने उस पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिरने लगी। अश्वत्थामा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब सुमति ब्रिज से नीचे लटक रही थी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन तभी भैरवा नीचे कूदकर सुमति का हाथ पकड़ लेता है और अश्वत्थामा भैरवा के पैर, और ऐसे सुमति की जान बच जाती है। ऊपर आकर अश्वत्थामा ने फिर से भैरवा को बहुत मारा और उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उतने में मानस ने अश्वत्थामा पर जाल फेंककर उसे जकड़ लिया। अश्वत्थामा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। मानस सुमति को खींचता हुआ अपने क्राफ्ट पर ले गया। सुमति बेहोश हो गई। सब कुछ मानो खत्म ही हो गया, पर अभी भी कुछ तो बाकी था। अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के पास पड़ी थी और जैसे ही वो भैरवा के हाथ को छुई, उसमें सारी शक्तियाँ फिर से आ गई। भैरवा उस छड़ी की मदद से सभी को धूल चटा देता है। अश्वत्थामा को ये सब देखकर महाभारत की याद आई, जब कर्ण ने अश्वत्थामा की जान बचाई थी। इस बार हम उनका चेहरा देख पाते हैं और वो भैरवा जैसे लग रहे थे। मतलब भैरवा कर्ण का अवतार है। भैरवा ने मानस को मार गिराया और सुमति को बचा लिया। उसके बाद वो सुमति को कहीं ले जाता है और अश्वत्थामा उसे रोक रहा था और मूवी यही एंड हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि काउंसलर मानी यास्किन को वो एक बूंद सीरम दे देता है, जो सुमति से एक्सट्रैक्ट हुआ था। ये एक बूंद सीरम लेने के बाद सुप्रीम यास्किन में ऐसा बदलाव आता है जैसे फूल मुरझा के वापस खिल गया हो। उसकी बुढ़ी झुर्रियों से भरी बॉडी फिर से जवान हो गई, वो भी जिम वाली जवान, और वो पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो गया, इतना कि वो गांधी तक उठा लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। आगे जानने के लिए हमें इसका पार्ट 2 का वेट करना होगा, जो कि पता नहीं कब आएगा।